ऑर्डर 5 डील करता है समन को। अब ऑर्डर 5 कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, तो ऑर्डर 5 आपके सेक्शन में भी मेंशन्ड है, सेक्शन 27, 28 एंड 29 डील्स विथ समन। अब समन दो लोगों को जाता है, एक समन टू डिफेंडेंट एंड समन टू विटनेसेस। तो अभी हम क्या डील कर रहे हैं, सिर्फ समन टू डिफेंडेंट। तो ये जो समन है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है कि समन को इशू कैसे करोगे और एक होता है कि सर्विस कैसे करोगे। देन फर्दर सर्विस ऑफ समन इज फर्दर डिवाइडेड कि आप डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट कर सकते हो या प्लेंटिफ कर सकता है या सब्सटीट्यूटेड सर्विस। ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विस बताए गए हैं कि अगर कोई डिफेंडेंट अगर प्रिजन में है तो क्या होगा, अगर डिफेंडेंट किसी नेवी में है, आर्मी में है तो क्या होगा, डिफेंडेंट कोई ऐसा पर्सन है जो रैंक होल्ड कर रहा है तो उसको कौन सा समन जाएगा। बहुत सारे वो हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 30 रूल्स हैं, राइट। तो क्या हमें सारे 30 रूल्स पढ़ने हैं? नहीं, बट रीड हमें सारे करने हैं कि अगर MCQ आ जाता है तो हम अपनी समझ से भी उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले ऐसा ऑर्डर 5 किसकी बात करता है? ऑर्डर 5 बात करता है इशू एंड सर्विस ऑफ समन। तो जब आप रूल 1 पढ़ते हो तो बताता है कि वेयर अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड। एक सूट जब इंस्टीट्यूट हो गया है, अब सूट एक ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है ऑर्डर 4 एंड सेक्शन 26। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें और बेटर क्लैरिटी होगी। तो अ समन जब आपका सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है, मतलब जब ऑर्डर 4 हो जाता है तब आप समन के बारे में बात करते हो। तो समन क्या है? समन इशू होता है टू द डिफेंडेंट। किस चीज़ के लिए? कि डिफेंडेंट आप अपीयर हो और आंसर करो द क्लेम और फाइल करो रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। तो समन में बेसिकली 3 चीज़ों का ऑब्जेक्टिव है कि डिफेंडेंट को अपीयर करना है, आंसर करो क्लेम्स को और रिटन स्टेटमेंट को फाइल करो। टाइम पीरियड भी दे रखा है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट, कि आपको जिस दिन समन मिला है उस डे से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपीयर होना है, क्लेम को आंसर करना है और रिटन स्टेटमेंट करना है। लेकिन अगर प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड, ये केस है कि आप उस केस में इशू समन नहीं करोगे। क्या फ़ायदा है जब प्लेंटिव ने अपना प्लेंट जिस दिन किया उसी दिन डिफेंडेंट आकर अपने क्लेम्स को एक्सेप्ट कर एडमिट कर लेता है प्लेंटिव के क्लेम, तो फालतू में समन क्यों इशू करना? क्योंकि समन का काम ही यही था कि प्लेंटिव को इन्फॉर्म करना कि अब क्या कहते हैं ऐसा ऐसा प्लेंट तुम्हारे अगेंस्ट हुआ है, तुम कोर्ट में आओ, अपने क्लेम दो, रिटन स्टेटमेंट दो। तो दिस इज अ प्रोवाइजो। नाउ नेक्स्ट प्रोवाइजो इज इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड फर्दर, जहां पर डिफेंडेंट क्या हो जाता है, फेल टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, कि कोर्ट क्यों उनको टाइम एक्सटेंड कर रहा है, बट shall not be later than 90 days from the date of service of summon। 90 days का मतलब क्या है? 30 days तो पहले था, एक्स्ट्रा 60 days दे रहे हैं उसके बाद, that is equals to 90। I hope it is clear। हाँ, कई लोग क्या करते हैं 90 + 30 कर देते हैं और वो 120 हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। ये जो चीज़ है ये कमर्शियल कोर्ट के लिए दे रखी है तो आपको इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आ रहा है, अब ध्यान से समझिएगा कि अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन हैज़ बीन इशूड। समन किसको इशू होता है? डिफेंडेंट को होता है। तो या तो वो खुद इन पर्सन आ सकता है या तो कोई प्लीडर के साथ आ सकता है जिसको उसके मैटर के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है, वो आंसर कर सकते हैं। बाय अ प्लीडर, अब प्लीडर भी अकम्पनी कर सकता है कोई ऐसे पर्सन को। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो एवरी पर्सन इज नॉट वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। तो अगर प्लीडर को जैसे कुछ अकाउंट से रिलेटेड मैटर है या कुछ जिसमें एक्सपर्ट की हमें चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो प्लीडर उसको भी अकम्पनी कर सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है एक समन को लेकर, कि जैसे आ सकता है व्हाट आर द एसेंशियल्स इन द समन, समन में क्या लिखना चाहिए। तो समन में कोर्ट का साइन होगा या फिर एनी ऑफिसर जो कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं और सील ऑफ द कोर्ट होगा। तो रूल 1 देखने से ही लग रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रूल 1 का आपका यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहीं पे क्लियर हो रहा है कि पर्पस ऑफ द समन क्या है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रूल 2 बेसिकली बताता है कि हर समन के साथ एक प्लेंट की कॉपी होगी। अब ये चीज़ भी आप कैसे समझ सकते हो? ये चीज़ आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कहते हैं ना लिंक कर सकते हो कि
एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय प्रेजेंटिंग, हर सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। कब माना जाएगा सूट इंस्टीट्यूट हो गया? जब आप प्लेंट बना दे रहे हो और कोर्ट में डुप्लीकेट दे रहे हो। डुप्लीकेट मतलब 2 प्लेंट दे रहे हो, तो एक तो कोर्ट अपने रेफरेंस के लिए रखेगा और एक कॉपी वो डिफेंडेंट को देता है समन के टाइम पर। सो दिस इज, मतलब आपको पता होना चाहिए, यही इसीलिए इंटरलिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ना ऐसे नहीं लिखी होती है कि नए नए रूल्स है कितना सारा याद करना है, सब ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको बस सिस्टमैटिकली उसको समझना है। जब आप समझोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो काफ़ी बार रिपीट हो गई है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात थी, ये तो ऐसा ही होना था। अब कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट जाए, रिकग्नाइज एजेंट के साथ जाए या फिर प्लीडर चला जाए, तो नाउ where the court sees reason to require a personal appearance of a defendant, तो समन में वो ये ऑर्डर करेंगे कि डिफेंडेंट आप खुद ही आना इसी स्पेसिफाइड दिन पे। जहाँ कोर्ट को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिव चाहिए उसी दिन पे, तो इट शैल ऑर्डर फॉर द अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिव ऑन दैट सेम डे। नाउ यहाँ पर अब बता दिया है इसी रूल 3 को क्लैरिफाई करते हुए कि ऐसी पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन हमने कर दिया है, राइट। रूल 3 में यही किया कि पर्सन कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, लेकिन वो ही इंसान को कर सकते हैं जिनका जो रेसिडेंट है ना वो सर्टेन लिमिट्स टू द कोर्ट हो। जैसे नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, किसी भी पार्टी को हम नहीं कह सकते कि आप आइए अनटिल एंड अनलेस उसकी जो लोकल लिमिट्स है वो कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही उसकी लोकल लिमिट्स आती हो, या फिर वो ऐसे लिमिट्स में रहता है विदाउट सच लिमिट। मतलब ये वाली तो नहीं है कि वो कोर्ट के बहुत आसपास ही रहता है, लेकिन ऐसी लिमिट्स में रहता है जहां पर एट प्लेस लेस देन 50 और लेस देन 200 माइल्स डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस, जिसके अंदर रेलवे और स्ट्रीमर कम्युनिकेशन और अदर इस्टेब्लिश पब्लिक कन्वेंस फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेर ही रिसाइड्स एंड द प्लेस वेर द कोर्ट इज सिचुएटेड। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ट और उसके घर में ऐसा है कि 5-6 डिस्टेंस वो कवर कर सकता है किसी पब्लिक कन्वेंस से, तो भी उसे बुलाया जा सकता है। नाउ समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज, अब बोला जा रहा है कि समन का पर्पस क्लियर हो गया था कि ये 3 चीज़ों के लिए है, राइट। तो समन या तो बेसिकली सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए बुलाया जा सकता है, या ऐसा दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ द फैक्ट ऑफ द प्लेंट कि ये तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, तो बस फाइनल डिस्पोजल के लिए है, तो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे। क्योंकि अगर ये सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज होगा तो डिफेंडेंट से, या फिर ये फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए होगा तो डिफेंडेंट से कहा जाएगा कि अपने विटनेसेस भी लेकर आओ, वो सब डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आओ जिस पर तुम रिलाई करते हो। तो उसी हिसाब से आप क्लियर कर दो, समन में इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो कि डिफेंडेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि उसको कैसे क्या करना है। तो समन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही यही है कि डिफेंडेंट को आगाह करना, डिफेंडेंट को बताना कि तुम्हारे अगेंस्ट केस हुआ है, ये केस हुआ है, प्रिपेयर योर सेल्फ, रिटन स्टेटमेंट लेकर आओ, अपने तरफ से भी चीज़ें ढूंढो। अब द डे शैल बी फिक्स्ड, और जो डे रेफर, देखिए जो समन आपने पढ़ा कि समन में बेसिकली हम डिफेंडेंट को बुला रहे हैं, तो अब फर्दर की जो रूल्स हैं वो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को। पहला पॉइंट किसने क्या कि डिफेंडेंट को आप इन पर्सन भी बुला सकते हो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि इन पर्सन किन किन को बुला सकते हो, फिर बताया गया कि समन कैन बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल और फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फिर बता रहे किसी एक पर्टिकुलर डेट पर ही तो आप बुला रहे थे ना प्लेंटिव या डिफेंडेंट को, तो अब वो डेट के बारे में बता रहे हैं। The day shall be fixed with reference to the current business of the court, the place of residence of the defendant, and the necessary time for the service of summon, and also the sufficient time to enable him appear and answer on such date. तो 4 केसेस में ही कोर्ट सोच समझकर डेट देगी। अब आता है समन टू अदर डिफेंडेंट्स, ऑर्डर डिफेंडेंट्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो अगर क्या कहते हैं समन टू अपीयर एंड आंसर शैल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज जो भी उसके पोजेशन में है, जिसके बेसिस पर वो रिप्लाई करता है, सपोर्ट कर रहा है उसका केस को, वो सब भी लाना पड़ेगा। नाउ अगर समन हुआ है फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो वो डायरेक्ट करेगा डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑन द डे फिक्स्ड ऑल विटनेसेस। इसीलिए ये मेंशन आपको पहले कर दिया गया था कि समन 2 चीज़ों के लिए हो सकता है, और ये
समन में लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर सेटलमेंट के लिए है तो वो अपने एविडेंसेस इकट्ठा करेगा, डॉक्यूमेंट्स रिलाई करेगा, लेकिन फाइनल डिस्पोजल के लिए तो वो विटनेसेस की भी लिस्ट लेकर आएगा. तो एज पर द कन्वीनियंस, एज पर द नेचर ऑफ द समन, डिफेंडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंगली. सो आई होप आपको इशू ऑफ समन्स क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इशू ऑफ समन्स में सबसे पहले तो आपको बताया गया कि समन का पर्पस प्लस टाइमिंग, ठीक. फिर बताया गया कि डिफेंडेंट हैज़ टू बी प्रेजेंट, डिफेंडेंट हैज़ टू बी प्रेजेंट अलॉन्ग विद डिफेंडेंट. और कौन आ सकता है? फिर डिफेंडेंट, व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ समन, essential of summon, right? These are the two essentials of summon. Then एक rule है कि क्या कोर्ट में order defendant or plaintiff to appear in person? Yes, they can, but again this is a rule that the court has to see. फिर नाउ समन का नेचर उसमें लिख देना है कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है या फाइनल डिस्पोजल है. फिर डे फिक्सिंग की बात कर दी गई है, और डे फिक्सिंग के लिए भी 4 चीज़ें कोर्ट देखेगा तब फिक्स करेगा. फिर अगर जो भी डॉक्यूमेंट समन पे रिलाइज करता है डिफेंडेंट, तो उसको वो सब लेकर आना चाहिए. और अगर ये किस चीज़ के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए, तो विटनेसेस की लिस्ट भी उसको तैयार रखनी है. वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज सर्विस ऑफ समन. कि अब हमने बता तो दिया कि इशू ऑफ समन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ समन में आप ये सब लिखोगे, लेकिन अब समन बन गया है, अब उसको डिफेंडेंट तक कैसे पहुंचाओगे ये हमें समझना है. देखिए, डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट करिए तो जहां पर भी डिफेंडेंट रिसाइड करता है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, या फिर अगर उसका कोई एजेंट रेसिडेंट है, द समन शैल बी डिलीवर्ड और सेंड ईदर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व्ड बाय हिम. कोई ऑफिसर जाकर सबमिट कर देगा, मतलब उस डिफेंडेंट के पास, या फिर वन ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, या फिर कोई कोरियर सर्विस जो भी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट हो. और ये सब किसके एक्सपेंस में होगा? ये सब एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ होगा. बाकी यू कैन रीड, राइट, बिकॉज आई विल नॉट से कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक रीडिंग तो पूरा आपको मारना ही मारना है, दैट इज कंपल्सरी. या नाउ रूल 9 है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस केस में क्या कह रहा है कि जो सर्विस ऑफ द समन बाय द कोर्ट थी, हम प्लेंटिफ से भी कह सकते हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ एप्लीकेशन डाल रहा है कि वो इशू ऑफ द समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट कर देगा, वो प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को जाकर समन डिलीवर कर देगा. तो द सर्विस ऑफ सच समन शैल बी अफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच प्लेंटिफ बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू द डिफेंडेंट पर्सनली अ कॉपी thereof signed by the judge or sealed of the court. Up, if such summon when tendered is refused or if the person served refuses to sign an acknowledgement of this, तो court इस केस में क्या करेगा? रीइशू कर देगा समन एज द सेम मैनर एज द समन टू द डिफेंडेंट. क्योंकि यहाँ पर कीपिंग इन माइंड कि प्लेंटिफ गया था सबमिट करने, हो सकता है प्लेंटिफ झूठ बोल रहा हो, प्लेंटिफ ने दिया ही ना हो, या डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को देकर ना एक्सेप्ट किया हो, तो कोर्ट फिर से रीइशू कर सकता है. ये सब पॉइंट्स लर्न करने वाले नहीं है, सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या होएगा. एंड आई गेस आई हैव मार्क्ड इट उतना ही जितना आपके लिए रेलिवेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि MCQs करने हैं, मास्टरी नहीं करनी है, इसमें PhD नहीं करनी है हमें. मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी जो साइंड बाय द जज एंड द सील्ड विद दिस. तो ये भी आप मोड ऑफ द सर्विस पे लिख सकते हो कि आप डिलीवर करोगे कॉपी ऑफ द समन एंड ऑल्सो जिसके अंदर जज का साइन हो और सील ऑफ द कोर्ट हो, ये पता होना चाहिए. नाउ अगर बहुत सारे डिफेंडेंट है तो सारे डिफेंडेंट को दिया जाएगा. अब अगर प्रैक्टिकल जनरल रूल है कि डिफेंडेंट को ही दो, बट अगर डिफेंडेंट नहीं प्रेजेंट है तो ही उसके एजेंट को दो. और अगर एजेंट उसका कोई बिजनेस कैरी करता है और उसी बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर है तो आप एजेंट को दे सकते हो. यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, द मास्टर ऑफ द शिप शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द चार्टर. तो हु इज डीम्ड टू बी द ओनर और द चार्टर ऑफ दिस? तो मास्टर ऑफ द शिप. ये सब क्वेश्चंस बनते हैं MCQ के.
अब अगर सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज ऑफ सूट फॉर इमूवल प्रॉपर्टी, तो अगर कोई भी एजेंट डिफेंडेंट का एजेंट है जो इंचार्ज है उस इमूवल प्रॉपर्टी का और उसी पे अगर मैटर है तो आप उस एजेंट को दे सकते हो. ना वे सर्विस टू बी मेड अडल्ट मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट फैमिली, अगर आप वहाँ उसके घर गए वहाँ पे कोई नहीं है तो आप उसके अडल्ट मेंबर को दे सकते हो. और सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द फैमिली, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. अब अडल्ट मेंबर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, कीप दिस इन माइंड. बस ऐसे ही पढ़ना है. ये रूल 30 रूल्स देखकर घबराइए मत, इतना CPC इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बस इसके रूल क्या है कि आप उसको धीरे धीरे लेके चलो, एक साथ लेके चलोगे तो नहीं हो पाएगा. वेरस आपने इसकी प्रॉपर एक रीडिंग मार ली, उसके बाद तो ये आप 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो. CPC इतना इजी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी समझना और रिवाइज रिवाइज रिवाइज. अब पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट, थोड़ा सा अब यहाँ से समझो. ये सब रूल्स है कनेक्शन में, तो आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होना ही होना है. Where the serving officer, जो सर्विंग ऑफिसर है वो डिलीवर या टेंडर करता है कॉपी ऑफ द समन टू द डिफेंडेंट पर्सनली या उसके एजेंट को या एनी अदर पर्सन ऑन दैट बिहाफ, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summon. तो बेसिकली वो चाहेगा कि भैया आप साइन कर दो कि आपको ये रिसीव हो गया है. प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड. देखिए ये रूल 17 इज डिफरेंट फ्रॉम रूल 9A. 9A में अगर जब प्लेंटिफ दे रहा था और वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम उसको री इशू करते हैं. वेरएज यहाँ पर अगर वो नहीं ले रहा है तो और कोई एजेंट भी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सर्विसिंग ऑफिसर शैल अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन आउटर डोर और कोई ऐसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस जहां पर डिफेंडेंट या तो रहता है, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, and shall then return the original to the court for which it was issued with the report endorsed thereon और कि and stating कि what was the issue and everything. अब आता है endorsement of time and manner of service. जो सर्विसिंग ऑफिसर हैं जब वो समन सर्व कर रहे थे रूल 16 में, तो उनको इंड्रोस और एनिक्स और द कॉस्ट टू बी इंड्रोस्ड और द ओरिजिनल समन a return stating the time when and the manner in which the summon was served. तो एक सर्विसिंग ऑफिसर को ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, टाइम और क्या मैनर था. फिर when the summon is returned under rule 17, ये रूल 17 में जब समन रिटर्न हो रहा है, द कोर्ट शैल इफ द रिटर्न अंडर द रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ द सर्विसिंग ऑफिसर, if it has been so verified, they examine the servicing officer on oath or cause him to be examined by another court. touching his I guess कुछ तो word में missing है, and may make such further inquiry. so यहाँ पर examination of क्या कहते हैं सर्विसिंग ऑफिसर भी होगा to just to check कि whether वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. अब आता है व्हाट इज सब्सटीट्यूटेड सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कोर्ट इज सेटिस्फाइड, उसको रीजन टू बिलीव है कि डिफेंडेंट जान पूछ कर अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ द समन, तो कोर्ट क्या करेगा, कॉस्पिशियस प्लेस पर इन द कोर्ट हाउस ऑल्सो सम अपॉन सम कॉस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस वेयर द डिफेंडेंट इज नोन टू बी लास्ट रिसाइडेड, कैरीड ऑन बिजनेस और पर्सनली गेन्ड, वहाँ पर फिक्स करवा देगा. और सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक इफेक्चुअल माना जाएगा, जैसे कि हमने डिफेंडेंट को पर्सनली समन दिया है. ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. नाउ 21 से लेकर रूल 30 तक एक सिचुएशंस दे रखी हैं कि अगर जैसे कि फॉर इंस्टेंस द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन द प्रिजन, तो आप किसको सर्विस ऑफ समन करोगे, टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन. फिर दे रखा है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो एक पब्लिक ऑफिसर है और इज अ सर्वेंट ऑफ द रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी, तो आप किसको दोगे, द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच इज एम्प्लॉयड. अगर एक डिफेंडेंट एक सोल्जर है तो किसको दोगे, कमांडिंग ऑफिसर को. अगेन अगर सच पर्सन शैल बी बाउंड टू सर्व इट इज पॉसिबल और टू रिटर्न अंडर इज सिग्नेचर विद अ रिटन एक्नॉलेजमेंट. तो बेसिकली रूल 24, 27 एंड 28, रूल 24, 26 एंड 27 इसमें बेसिकली एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है. 30 बेसिकली उसकी बात करता है कि
जो भी रैंक इंटाइटलिंग वो होते हैं आपके डिफेंडेंट, रैंक इंटाइटलिंग हिम टू सच मार्क ऑफ कंसिडरेशन, तो उनको हम लोग समन ना देकर एक लेटर साइन, मतलब समन इन अ फॉर्म ऑफ लेटर दे देते हैं। अब देखो, अगर आप चाहो तो आप इसका एक शॉर्ट में स्केलेटन नोट बना सकते हो। पहले तो इशू ऑफ द समन एक डिफरेंट हेडिंग जाएगी जिसके अंदर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द समन और उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका आता है सर्विस ऑफ समन, उसमें भी आपने समझा जो 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज कि कोर्ट सर्विस ऑफ समन करवा सकता है 2 तरीके से, एक ऑफिसर जा सकता है या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, फिर प्लेंटिफ, और फिर तीसरा आता है सब्सटीट्यूटेड समन जहाँ पर वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। बस दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। फर्दर इन्होंने कैटेगराइज किया है कि अगर डिफेंडेंट ये है, डिफेंडेंट ये है, तो इसकी जगह सर्विस ऑफ समन किसको जाएगा, वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो। Whereas all the important things we have covered, आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 27, 28 एंड 29 डील्स विद सर्विस ऑफ समन, सर्विस समन टू डिफेंडेंट, सर्विस ऑफ समन जब डिफेंडेंट डिसाइड करता है अनदर स्टेट में, और सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। ये आप रीड कर लो। वेराज जब हम सेक्शंस वाला स्टार्ट करेंगे तब हम इसको स्पेसिफिकली डिटेल में डील करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, MCQs देखते रहो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, राइट डाउन इन द कॉमेंट। थैंक यू।